नमस्कार दोस्तों, पूर्णो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 10 अक्टूबर 2021 को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है और पेपर का टाइप कुछ चेंज हुआ है, जिससे बहुत लोग परेशान हुए हैं। बहुत लोगों को लगा है कि इस बार बहुत चेंजेस आए हैं, तो कुछ लोगों ने फर्स्ट पेपर दे के ही छोड़ आए हैं। ठीक है, लेकिन उस पेपर में अगर हम पॉलिटी के क्वेश्चन की बात करें कि पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे आए, तो हम कहेंगे कि बहुत ही इजी और ठीक आए हैं। और जहाँ तक मैं अपने यूट्यूब चैनल के, जहाँ मेरी क्लास हमने ली है, अपनी क्लास जितनी भी क्लास हुई हैं, आप उन क्लासों में अभी तक के जो क्वेश्चन आए हैं या जो हमने आपको पढ़ाया है और उससे क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक बार आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं, संघ लोक सेवा आयोग ने। और जो हमने आपको पढ़ाया है उन्हीं लेक्चर में से आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सारे क्वेश्चन, बट हमने ये कहा कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है 22-23 लेक्चर में, तो वहाँ से सीधा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या क्या उनके आंसर हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका? धन का। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? किसकी बात की गई? इसमें धन के केंद्रीकरण की उल्लंघन की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति धन का केंद्रीकरण का उल्लंघन करता है तो किसका उल्लंघन होगा? ऑप्शन में हमने देखा था कि समता का अधिकार, कल्याण, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार और कल्याण की अवधारणा। ठीक है, तो इस प्रकार की ये चार ऑप्शन है। समता का अधिकार, तो समता के अधिकार में कहीं संपत्ति की बात नहीं की गई है, तो ये पहला। फिर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी में कहा गया कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। राज्य प्रयास करेगा कि संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो और राज्य व्यक्ति की संपत्ति को अधिकृत कर सकता अगर वो चाहे तो क्या है इसमें? संपत्ति धन का केंद्रीकरण नहीं होगा, तो क्या है? डीपीएसपी। ठीक है, अगर आप आर्टिकल 39 बी और 39 क्लॉज सी, ये दो आर्टिकल देखेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगर हम इनकी सबसे पहली बात करें तो कहाँ से, तो सबसे पहला हुआ था 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये था भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है, लैंड रिफॉर्म, अगर वहाँ से भी देखें तो क्या था? वो भी एक प्रकार का, उसमें बहुत सारे केसेस हैं, लिस्ट है पूरी, तो हम कहेंगे कि वो भी क्या था? धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाता है। अगर कोई धन का केंद्रीकरण करता है तो उसका क्या होगा कि डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी, इसमें स्टेट को अधिकार होता है कि वो संपत्ति का अधिग्रहण करें और उस पर आर्टिकल 14 और संपत्ति के अधिकार वाला जो आर्टिकल था वो लागू नहीं होगा। और यह हमने आपको पढ़ाया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब हमने पढ़ाए थे तब। और जब हम स्वतंत्रता का अधिकार आपको पढ़ाए थे तो हमने एक आर्टिकल आपको पढ़ाया था 19 क्लॉज सब क्लॉज एफ करके, तो हमने कहा था कि यह आर्टिकल हट गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा कि नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति? देखो, यहाँ क्या है? धन का केंद्रीकरण और यहाँ है संपत्ति के अधिकार की स्थिति, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, और हमने आर्टिकल 19 में पढ़ाया है कि एक तो आर्टिकल
19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ के तहत था, और एक आर्टिकल 31C था, ठीक है, 31। तो इसमें क्या था, इसमें संपत्ति का अधिकार था व्यक्ति का, लेकिन इसको हटा के यानी कि संशोधन करके, अमेंडमेंट करके इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है, ठीक है। और उसमें क्या है कि कहा गया कि व्यक्ति को, और इसको एक लीगल बनाया गया है, ठीक है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि संविधान में है तो कैसा है, संवैधानिक अधिकार भी है और वैधानिक यानी कि विधिक अधिकार भी है, ठीक है। तो पहला कि यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। केवल, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, विधिक अधिकार है, इतना ये लाइन सही है, ठीक है, लेकिन ये क्या लिखा कि यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है, किसको प्राप्त नहीं है, केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वो सभी को प्राप्त है, ऑल पर्सन, ठीक है। तो अगला क्या है कि यह विधिक अधिकार, यह विधिक अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, विधिक अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार है, और जब 31C देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसमें ऑल पर्सन का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि यह विधिक अधिकार है और सभी को है, यानी कि ऑल पर्सन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। इसका आंसर DPSP था, और यह मूल अधिकार है, मूल अधिकार तो है ही नहीं, हमने आपको बताया था कि ये इसको हटा दिया गया, कहाँ से, 44th अमेंडमेंट से, ठीक है। यहाँ से इसको रिपील किया गया था, और रिपील करके कहाँ गया था, आर्टिकल 300A, ठीक है, तो उसमें किया गया था। तो 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, वहाँ से रिपील करके, तो अब ये FR नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। फिर अगला कौन सा कि यह ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। तो विधिक अधिकार हमने देखा कि आर्टिकल 30A में है, ठीक है, और उसमें इसको एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशन और बनाया गया, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ये कि यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति का मतलब है, अगर आप अपने देश में FDI को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, FDI मंगाना चाहते हैं, तो जो इन्वेस्टर होगा, कौन होगा, जो इन्वेस्टर होगा, तो उसको कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना, संरक्षण चाहिए अपनी संपत्ति का, तो इसी के चलते इसमें सभी को किया गया, ठीक है। FDI आप बुलाते तो FDI के नाते सभी को है कि हमारी संपत्ति की सुरक्षा हो, तो इस सुरक्षा के चलते हमें ये करना पड़ा कि सभी नागरिकों को, यानी कि किसी भी को प्राप्त है, सब किसी को भी मतलब है ऑल पर्सन, ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका कि यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। आर्टिकल 19 पढ़िएगा आप लेक्चर में, मौलिक अधिकारों में, तो आपको ये मिल जाएगा, 9-10 के लेक्चर नंबर 9 या 10 में देख लीजिएगा, तो आपको स्वतंत्रता और 44th अमेंडमेंट में हमने बहुत डिस्क्राइब से बताया, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, और इसको भी बताया हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये प्रियम्बल्स है, और हमने देखा था कि प्रियम्बल को भी हमने 5 लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन क्या है कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत की सांविधिक स्थिति क्या थी। 26 जनवरी 1950 को भारत की सांविधिक स्थिति क्या थी, ठीक है, यानी कि प्रियम्बल। 26 जनवरी का मतलब है कि हमने देखा था जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट के माध्यम से हमने 2-3 नए शब्द जोड़े, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को हमने जोड़ा है, ठीक है, अमेंडमेंट के माध्यम से। तो इन शब्दों को हटा दें, माने कि ये जो शब्द हैं इनको कब जोड़ा हमने, संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। और संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है,
तो उस संविधान के अगर इन शब्दों को हटा दें इसमें से, ठीक है, तो पहला क्या, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि था लोकतंत्रात्मक। लेकिन जब आप प्रियम्बल की पहली लाइन पढ़ेंगे तो उस पर क्या लिखा है, उस पर लिखा है हम भारत के लोग। अगला क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये जो सॉवरेनिटी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर आ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, तो ये सही है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे हम, तो इसको सही मान लेते हैं। फिर लिखा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो अगर वर्तमान स्थिति देखें तो इसमें क्या है, पंथ निरपेक्ष शब्द है। फिर अगला ऑप्शन क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर हम वर्तमान की बात करें, अगर वर्तमान प्रियम्बल है, जो प्रेजेंट टाइम है प्रियम्बल है, तो उसमें एज इट ये लाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में, उद्देश्य का में पहली लाइन क्या है, पहली लाइन यही है। लेकिन वो इस लाइन की बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कब की, वो कर रहा है 26 जनवरी 1950 की। कब की बात कर रहा है, 26 जनवरी 1950 की। और हमको पता है कि प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हो चुका है, प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। और हम उस अमेंडमेंट के माध्यम से क्या कह सकते हैं कि ये अमेंडमेंट बाद में होगा है, ठीक है। जस्ट एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो कब हुआ है, तो ये कब क्या पूछ रहा है, 26 जनवरी 1950 की, यानी कि उस समय प्रियम्बल में संशोधन नहीं हुआ था। जब हम संशोधन की बात करते हैं तो संशोधन में कौन कौन से जब जोड़े थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, तो उसमें ये शब्द ऐड किए गए थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि सोशलिस्ट पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी। तो इस प्रकार से तो हम क्या कहेंगे अभी, अगर हम 1950 के हिसाब से इसका आंसर लगाएं कि 1950 में इसका, अगर प्रश्न में पूछा गया कि 1950 में क्या स्थिति थी, तो 1950 में इसकी स्थिति थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, ठीक है, ये स्थिति थी। हमने आपको प्रियम्बल पढ़ाया है और उसमें हमने बताया कि संशोधन के माध्यम से कौन कौन शब्द जोड़े गए, पहला जोड़ा गया उसमें समाजवादी, ठीक है, फिर जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष और फिर जोड़ा गया उसमें अखंडता। तो ये हमने आपको बताया था कि प्रियम्बल में संशोधन हुआ है, ठीक है। तो उस आधार पर हम क्या कहेंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत की स्थिति कैसी थी, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर वो अभी पूछे तो अभी कैसी स्थिति, ऐसी स्थिति है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर होगा आपका, क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक और गणराज्य, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। इसका भी आंसर है, इसका भी आंसर है और इसका भी आंसर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि सांविधिक सरकार का क्या आशय है। सबसे अच्छा टॉपिक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में आप संविधानवाद पढ़ते हैं, तो उस संविधानवाद के अंतर्गत आपको मिलेगा कि सांविधिक सरकार का क्या आशय है। सांविधिक सरकार ऐसी सरकार होती जो संविधान के अनुसार चले, यानी कि लिमिट में चले, एक सीमा में चले, सीमाओं में बंधी हो, अनलिमिटेड ना हो, यानी कि उसको अनलिमिटेड पावर ना हो कि कुछ भी करे जा रही है, जैसे मोनार्की में होता है, ठीक है, जैसे डिक्टेटरशिप में होता है। तो उस प्रकार की नहीं, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, संविधान हो चाहे ना हो उसको अपनी बात माननी है, ठीक है, तानाशाही टाइप की। चाइना को देख ले तो क्या डिक्टेटरशिप है, ठीक है। और
संविधान में क्या होता है, संवैधिक सरकार में क्या था कि वो संविधान के अनुसार चलती है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। संविधान सर्वोपरि है, जो संविधान में लिखा उसी की सीमाओं में चले। अगर जो सीमा में चलेगी तो क्या होगा, उसके ऊपर लिमिटेशंस होंगी, ठीक है, क्या होगा, लिमिटेशन होंगी, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं सांविधिक सरकार। तो क्या है सांविधिक सरकार का क्या आशय है, प्रश्न पूछा है कि सांविधिक सरकार का क्या आशय है, तो हम कहेंगे किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर है कि कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों, ऐसा नहीं है, ठीक है, डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों, ये भी नहीं है। फिर क्या है कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं में परिबद्ध हो। हमने अभी क्या बताया आपको, हमने बताया आपको कि क्या होता है संविधानवाद, कि जो सरकार संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी कि उसके रूल एंड रेगुलेशन से परिबद्ध हो, तो वो क्या होती है, सांविधिक सरकार होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकारों से है। हमने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं। जब आप मौलिक अधिकारों की क्लास देखेंगे हमारी, यूट्यूब पर जाइए, ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसमें पॉलिटी का सेक्शन देखिए, और पॉलिटी के सेक्शन में जब आप मौलिक अधिकार देखेंगे तो वहाँ आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और हमने इसको बाकायदा पढ़ाया है, ठीक है। हमने धन का केंद्रीकरण भी बताया आपको, जो लेक्चर में डीपीएसपी के लेक्चर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, कि कैसे हटा, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, तो इसको भी हमने आपको बताया, ठीक है। प्रियम्बल शुरुआती लेक्चर में, 1 या 2 लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा, 4 लेक्चर हैं प्रियम्बल के, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि अमेंडमेंट के माध्यम से कौन कौन शब्द जोड़ेगा। जो अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़े गए हों उनको यहाँ नहीं रखेंगे, और जो रह जाता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्या है अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो मिलते हैं, भारत रत्न मिलता है, पद्म पुरस्कार मिलता है, तो ये अवार्ड मिलते हैं। तो ये किससे है, जब हमने आपको आर्टिकल 18 पढ़ाया था जो कहता है उपाधियों का अंत, ठीक है, भारत ऐसी कोई भी उपाधि नहीं देगा, ठीक है, यानी कि उपाधियों के अंत की बात की गई है। और राज्य हमने आपको बताया था कि राज्य उसमें 3 प्रकार की उपाधियां दे सकता है। कौन कौन सी दे सकता है, शिक्षा से संबंधित, सेना से संबंधित, इस प्रकार से राज्य उपाधियां दे सकता है, ठीक है। और 2 प्रकार की उपाधियां दे सकता है। और जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार हैं, ये टाइटल नहीं है। क्या नहीं है, टाइटल। जब हमने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो हमने एक केस डिस्कस किया था, उस केस का नाम था, क्या नाम था, बालाजी राघवन केस। क्या नाम था, बालाजी राघवन केस। जब बालाजी राघवन केस देखोगी तो उसमें क्या बताया था, उसमें हमने बताया था कि टाइटल और अवार्ड में अंतर बताया था, ठीक है। टाइटल और अवार्ड में अंतर बताया था। तो सरकार क्या नहीं देगी, टाइटल नहीं देगी, लेकिन सरकार अवार्ड देती है, यानी कि ये अच्छे होते हैं, ये बैड होते हैं, ठीक है, और ये गुड होते हैं। अवार्ड गुड होते हैं, किसी को प्रोत्साहित करने की। तो ये किससे है, बालाजी राघवन केस से संबंधित है। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और ये क्वेश्चन और ये टॉपिक हमने आर्टिकल 18 के अंतर्गत कवर किया है। अगर आपको डाउट लगे कि नहीं पहले कभी, तो ये लेटेस्ट लेक्चर डले हुए हैं यूट्यूब पर, तो आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला ऑप्शन है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ती कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 के अंतर्गत उपाधियां हैं। नहीं, जब आप बालाजी राघवन केस पढ़ेंगे तो ये उपाधियां नहीं है, ये क्या है, ये अवार्ड हैं। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या, अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है कि एलिमिनेशन मेथड। अब एक गलत हो गया तो हम देखेंगे कि एक किस किस में है, एक किस में है, एक गलत हो गया, एक इसमें एक गलत हो गया, एक किसमें है, एक गलत हो गया। जिसमें एक है वो गलत हो गया। अब बचता है ये, ठीक है, ये बचा, तो यानी कि ये सही है। तो और वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, और वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है,
नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना होगा। लेकिन ये किससे संबंध है, ये बालाजी राघवन केस से संबंधित, ये एलिमिनेशन मेथड था कि एक एक गलत है और जिसमें नहीं है वो सही है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन में देखा तो उसमें क्या लिखा है कि उपरोक्त कथनों में से सही नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, हमको गलत वाला छांटना है। तो एक तो गलत हो गया, तो एक के बिहाफ पे ये तीनों गलत हो गए जिनमें एक एक था। अब बचा दो और तीन। अब ये दो और तीन पढ़ेंगे कि देखेंगे कि ये भी गलत है या सही है। ठीक है, तो हमको गलत चूज करना है। तो अगला है कि वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है, तो ये भी गलत है। 2 टाइम्स किया गया है, इनको 2 टाइम्स निलंबित किया गया, 1954 में किया गया और लगभग शायद 75 के आसपास है। ठीक है, तो इनको 2 टाइम्स निलंबित किया गया है, बस ये याद रखना कितने टाइम किया गया, 2 टाइम्स। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तो सारे गलत हो गए। ठीक है, किसी विशेष वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 हो सकती, नहीं 3 हो सकती है। ठीक है, कितने भारत सरकार एक वर्ष में कितने भारत रत्न दे सकती, सिर्फ 3 दे सकती है, उसमें कितना लिखा 5, तो तीनों गलत। तो हम क्या कहेंगे कि इसका आंसर डी होगा, यानी कि तीनों क्या होगा, तीनों क्वेश्चन यानी कि तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो ये भी हमने आपको डिस्कस करवाया था, अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि कहाँ। ठीक है, तो आप मौलिक अधिकारों में लेक्चर देख लेंगे। ठीक है, और उसमें आपको मिल जाएगा, हमने बालाजी राघवन केस बताया और उसमें हमने आपको ये विस्तार पूर्वक बताया था कि टाइटल क्या होते हैं, अवार्ड क्या होते, टाइटल बैड होते हैं और अवार्ड गुड होते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति को किसी को काम में प्रोत्साहित के लिए दिया जाता है, काम अच्छा करता है तो उसके लिए दिया जाता है। और हमने उसमें डिस्कस भी किया था कि कोई बाहर से भी यानी कि विदेशी राज्य से भी नहीं लेता है, और हमने वो भी डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से आर्टिकल को डिस्क्राइब किया था। तो आप एक बार उसको देखेंगे ना तो और सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और आप जान पाएंगे कि यहाँ जो पढ़ाया जाता है, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, वो कहीं ना कहीं सटीकता के साथ और प्रमाणिकता के साथ पढ़ाया जाता है, जो आपको इन क्वेश्चनों में देखने को मिल रही होगी। कहीं ना कोई क्वेश्चन सीधे लेक्चर से हैं, अगर आप उनको देखे होते तो इनको शायद सॉल्व कर लिए होते हैं। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन देखा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, पूरा पेपर इसमें अपलोड है तो पॉलिटी के देखेंगे। हाँ, अब आता है अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ठीक है, ये वाला है पॉलिटी का। ठीक है, एक पॉलिटी का ये वाला है, फिर पॉलिटी का, ये सारे फिर पॉलिटी का। ठीक है, तो कोई टिकट नहीं है, पॉलिटी के हैं ये सब, हमने अभी तक डिस्कस। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। जब हमने आपको आर्टिकल 20 पढ़ाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और हमने आपको वहाँ पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी भी बताई थी। क्या बताया था हमने आपको वहाँ, पुलिस कस्टडी, एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है कि व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है और पुलिस कस्टडी में उसको थाने में रखा जाता है, यानी कि पुलिस के पास रखा जाता है। ठीक है, आपने अगर रुस्तम मूवी देखी हो तो उसमें क्या होता है, रुस्तम बोलता है कि नहीं माय लॉर्ड, मैं स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहता, मुझे पुलिस कस्टडी में रखा जाए। जब रुस्तम को पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है तो कहाँ भेजा जाता है, जो थाना इंचार्ज होता है, जो केस संभालता है, उसकी कस्टडी यानी कि थाने में रखा जाता है। विंसेंट लोबो जो उसका थाना इंचार्ज था। ठीक है, तो हमने बताया, तो अब इसमें क्या बोला है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में। ठीक है, इतना सही है। और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। अगर हम जुडिशियल कस्टडी की बात करें तो उसको कहाँ रखा जाता है, जेल में। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। फिर क्या है कि न्यायिक हिरासत के दौरान
न्यायिक हिरासत के दौरान, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो उसमें लिखा है कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामलों के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और उसे जेल हो गई हो, ठीक है, जेल हो गई यानी कि न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में है, तो पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। जब तक उसको कोर्ट के द्वारा परमिशन ना मिले तब तक वो पूछताछ नहीं कर सकता। तो क्या है, ऑप्शन दो सही है, ठीक है, ऑप्शन दो सही है। जब आप आर्टिकल 20 देखेंगे लेक्चर का, ओनो स्टडी के यूट्यूब चैनल पर जाइए आप और वहाँ देखिए, वहाँ हमने ये चीज़ बताई है या नहीं। वहाँ हमने पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में अंतर भी बताया है। और ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, दो हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अभी तक जितने हमने पढ़ा है, कम से कम उनसे 5 से 6 क्वेश्चन अभी तक का हो गया है, ठीक है। तो इस प्रश्नों से और उन लेक्चरों से आप कंपेयर कर सकते हैं कि ओनो स्टडी और मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है तो वो कितना प्रमाणिक है और कितना सटीकता के साथ पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुकाल बनाया गया हो, ये आएगा वो आएगा, नहीं। आप उसको वेरीफाई कीजिए कि हमने पढ़ाया है या नहीं। हम ये नहीं कह के हमारा वो लेक्चर देखिए 10 साल पुराना नहीं है, कुछ ही लेक्चर है, अभी 23 लेक्चर आए हैं, तो उनमें से अभी तक हर एक लेक्चर, प्रियम्बल पढ़ा है तो प्रियम्बल से क्वेश्चन आपको देखने को मिला, मौलिक अधिकार पढ़ा है तो मौलिक अधिकार भी आपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। डीपीएसपी पढ़ाया तो डीपीएसपी भी देखने को मिला, ठीक है। और जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो कहीं ना कहीं लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और उसमें हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से, डिस्क्राइब तरीके से हमने मौलिक अधिकार पढ़ाए। शायद आप देखें तो लगभग 15 से 16 क्लास आपको इन्हीं पर मिल जाएगी, मौलिक अधिकारों पर, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पेरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। एक बात याद रखना, पेरोल एक अधिकार नहीं होता है, ठीक है। पेरोल व्यक्ति के बिहेवियर और व्यक्ति के अच्छे होने के नाते पेरोल दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार वालों से और ऐसे मिल सकता है। तो ये 2 प्रकार की होती है। कभी जब हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो ये नहीं, अधिकार नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। तो एक गलत हो गया, तो यानी कि ये गलत और ये गलत, ठीक। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने अपने नियम है, बिल्कुल ये सही है। क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो टॉपिक है ये किसका है, ये कॉन्कर्ड लिस्ट का है। किसका है, कॉन्कर्ड लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का मतलब है कि इसमें राज्य भी कानून बना सकती है, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 2, ठीक है। आपको अभी तक इतना मिल गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है पॉलिटी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी का है कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति किसकी बात की गई, एसटी की बात की गई। और अन्य पारंपरिक वनवासी जो ट्रेडिशनल रूप से रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है। एक बात याद रखना कि ये टॉपिक यूपीएससी का फेवरेट है, वो इससे एक क्वेश्चन हमेशा दे देता है, ठीक है। तो ये फेवरेट है, आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे तो वहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, तो इसको कौन देखता है, उसको देखता है जनजातीय कार्य मंत्रालय। जब इसको पढ़ेंगे उसमें तो उसमें लिखा है कि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी तो वो कौन होगा, नोडल एजेंसी। वो कौन देखता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन है कि कानून को लागू करने के मामले में, जब कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, यानी कि अनिर्देशित यानी कि उसको कोई निर्देश ही नहीं दिया। दूसरा क्या है, दूसरा शब्द लिखा है उसमें अनियंत्रित,
ठीक है, अनियंत्रित, ठीक है। विवेक का अधिकार देता है। भारत को संविधान में लिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशनरी, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशनरी, ठीक है, और अनलिमिटेड। तो ऐसी तो कोई पावर नहीं देता कि कोई भी अपने मनमाने तरीके से करे या डिस्क्रिमिनेशनरी पावर का प्रयोग करे। इस प्रकार की सत्ता या शक्ति का प्रयोग कोई नहीं करता है। तो हमने क्या देखा, अगर कोई ऐसा करता है, वो व्यक्ति अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का अनलिमिटेड यानी कि असीमित प्रयोग करता है, डिस्क्रिमिनेशनरी और इस प्रकार का प्रयोग करता है, तो किसका है, हम कहेंगे तो ये रूल ऑफ लॉ, क्या है, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है, विधि के शासन का उल्लंघन है। और रूल ऑफ लॉ कहाँ है, आर्टिकल 14 में। हमने जब आपको आर्टिकल 14 पढ़ाया था तो उसमें हमने रूल ऑफ लॉ पढ़ाया था, विधि का शासन। किसकी है ये, ए बी डाइसी की। ए बी डाइसी एक ब्रिटेन के संविधान वेत्ता हैं, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और हमारे संविधान में कहाँ है, आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण। तो ये विधि के समक्ष समता और संरक्षण क्या है, रूल ऑफ लॉ, विधि का समान समक्षता। तो ये आर्टिकल 14 है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि कानून को लागू करने के विधान में जो कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित और अनियंत्रित, तो अनिर्देशित और अनियंत्रित शक्तियां नहीं है, विवेक कारगर कोई नहीं देता है, सभी को एक सीमा में रहकर काम करना होता है। अगर कोई ऐसा करता है तो किसका उल्लंघन करता है, वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, यानी कि रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करता है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत ही अगर आप देखेंगे पॉलिटी के तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अगला कौन सा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। किससे संघीय, यानी कि फेडरल से, यानी फेडरल किससे निकला है, फ्यूडल से, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पहला ऑप्शन है इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित, तो बिल्कुल फेडरल फ्यूडल से निकला है। और फ्यूडल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और इन सभी चीज़ों का होता है। जब आप संघीय व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो पहला क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, बिल्कुल सही है। अमेरिका में देखेंगे एक फेडरल सिस्टम है जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र। तो हम क्या कहेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। लेकिन अगले ऑप्शन में देखेंगे कि भारत की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, तो संघीय स्वरूप में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर केंद्रीय मंत्रालय है तो इसका भी कोई रिलेटेड नहीं है। और मूल अधिकारों न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही है आपका, ऑप्शन पहला सही है, ठीक है। अब आता है सबसे अच्छा क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे राजनीति में तो कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम परिभाषित करता है, यानी कि स्टेट वर्ड को कौन डिफाइन करता है। स्टेट वर्ड, अगर आप स्टेट की डेफिनेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि कौन कौन से होते हैं उसमें। उसमें होता है एक पॉपुलेशन, ठीक है, टेरिटरी, टेरिटरी होती है, इसी को हम कभी कभी ज्योग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सॉवरेनिटी होती है और गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ये चार चीज़ें होती हैं। अगर ये चार चीज़ें होंगी तो वो क्या होगा, वो एक राज्य होगा। तो पहला क्या है कि व्यक्तियों का समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, यानी कि एक्सटर्नल की निश्चित भूभाग, ज्योग्राफी हो गई यानी कि टेरिटरी हो गई, कि स्थायी रूप से निवास करता हो, जिसकी एक संगठित सरकार हो, सरकार हो गई, टेरिटरी हो गई और पॉपुलेशन हो गई। तो ठीक है, ये सही है। फिर अगला कौन सा, अगर देखना चाहे वैसे ऑप्शन ये सही है, ये इसी का आंसर है। हम कहेंगे तो आंसर इसका यही है, लेकिन आपको आगे भी देखना है, अगर संतुष्टि नहीं है तो स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत यही सही है। अगला क्या है, अगला कहता है कि एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप में संगठित लोग, ठीक है, राजनीतिक संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून व्यवस्था लागू करने तथा, ये तो बिल्कुल नहीं है स्टेट की डेफिनेशन। बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में समय में अपनी सांस्कृतिक, ये भी नहीं है।
एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये तो है नहीं। जब सोवरेनिटी होगी, एक राज्य कब बनता है? जब उसको सॉवरेनिटी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमने अपनी प्रियम्बल देखी थी तो सबसे क्या लिखा, हम भारत के लोग क्या हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब है कि हम क्या हैं, बाहरी नियंत्रण से मुक्त हैं। जब आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हम आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार हम पहला वाला ऑप्शन सही मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पहला वाला सही है और ये इसका पहला वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कहाँ से है, राष्ट्रपति से है, सॉरी न्यायपालिका से है, कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, यानी कि राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी पूर्व। ठीक है, सही है। पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, सीजेआई लेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है, द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल अगर सीजीआई सलाह देगा, यानी कि सीजीआई सलाह देगा राष्ट्रपति को और उससे विमर्श करके, तो उसको न्यायालय में कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता, बिल्कुल सही है ये भी। फिर अगला है कि किसी भी भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय में, बिल्कुल सही है। चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसको तो यही। तो इनको अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी हैं तो उनको सबको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। एक टिल्लूल करके कोई साउथ का केस हुआ था, उसमें ये डिफाइन किया गया था। ठीक है, तिल्लूर करके कोई केस है तो उसमें ये डिफाइन किया गया था, तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये नागरिकता से संबंधित है और आपने देखा होगा कि सीएए पर विवाद चल रहा है, तो उससे क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। और जो प्रियम्बल का जो क्वेश्चन था, अगर हम प्रियम्बल का जो क्वेश्चन देखें, कौन सा क्वेश्चन था, अगर प्रियम्बल का पहला क्वेश्चन देखें तो ये जो क्वेश्चन था, हम देखें कि भारत सरकार ने एक बार प्रियम्बल का ओरिजिनल फॉर्म पब्लिश किया था, तो उस सिलसिले के चक्कर में इसको पूछ लिया है। ठीक है, ये देख ले, हम ये देख रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये नागरिकता से है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है, तो ये सही है। आपको एक ही वोटर आईडी मिलता है और एक स्टेट का मिलता है। ठीक है, डोमिसाइल। ठीक है, 1 सिटीजनशिप 1 डोमिसाइल, 1 सिटीजनशिप 1 डोमिसाइल। ठीक है, क्या है, 1 सिटीजनशिप 1 डोमिसाइल। ठीक है, फिर क्या है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बनता है, नहीं। जब हमने राष्ट्रपति की योग्यता बनने की देखी तो उसमें क्या लिखा था, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, क्या है, जन्म से। तो ये यहाँ नहीं है। जब आप अमेरिका का संविधान में देखेंगे और भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता देखेंगे और अमेरिका की, तो अमेरिका में लिखा है जो जन्म से अमेरिकन नागरिक हो वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सिर्फ नागरिक होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। अगला है कि जो जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दी गई हो उसे किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कोई गलत काम करता है, वो इस प्रकार गलत तरीके से नागरिकता लेता है, तो उसको उससे वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, पहला सही है, तो पहला सही, बाकी के गलत। ठीक है, तो ये होगा। अगर आप राष्ट्रपति वाला देखेंगे तो ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसको गलत कर देंगे। जब 2 गलत हो गया तो ऑलरेडी ये 2 गलत है और ये 2 गलत है। ठीक है, तो अब बचा 1 और 3। अब जब आप 3 को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि जिस विदेशी राज्य को उसको समाप्त नहीं की जा सकती, यानी कि 3 गलत, तो आप 3 वैसे ही गलत कर देंगे। तो ऑप्शन आपका बचता है केवल 1। ठीक है, एलिमिनेशन विधि से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन
कि जब आप मेंस पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन गवर्नेंस बेस से भी आते हैं, और आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी का जो पैटर्न है कहीं ना कहीं गवर्नेंस की ओर झुकता जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ऐसे कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा करता है? किसकी? लिबर्टी की। किसमें? लिबरल डेमोक्रेसी में। तो हम देखते हैं स्वतंत्रता क्या है, एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 32 देखे थे हम आपको, आर्टिकल 32 के तहत हम कहाँ जाते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका मतलब है इसके प्रति कौन जिम्मेदार? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, अ कमिटेड जुडिशियल, अ कमिटेड जुडिशियल। ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण बिल्कुल नहीं। डिक्टेटरशिप आ जाती है उसमें, निर्वाचित सरकार नहीं, वो भी नहीं करती है। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन पावर नहीं। ठीक है, तो न्यायपालिका है तो इसमें क्या है? प्रतिबद्ध सरकार। अब जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट। अगर वो जाना चाहे तो हाई कोर्ट भी जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन नहीं। किसको बनाया गया संरक्षक? यहाँ संरक्षक बनाया गया आपको सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत। तो इसका आंसर क्या होगा? एक कमिटेड जुडिशली। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। यहाँ नहीं है पॉलिटी का। हाँ, अब आया अगला क्वेश्चन पार्लियामेंट से। ठीक है, क्या है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न, यानी कि जो संसदीय मॉडल है जो भारत सरकार ने, भारत ने अपनाया है, वो संसद कहाँ से लिया गया? वो हमने लिया है ब्रिटेन से, यानी कि जो ब्रिटेन की संसद वहाँ से हमने लिया। लेकिन फिर भी हमारा डिफरेंस है। कैसे? तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? पहला ऑप्शन कहता है कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है। ठीक है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। बिल्कुल सही है। जो संसद में, संसद जो ब्रिटेन की है उसको असीमित है, वो जो बना देगी वो ही होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि वहाँ का राजा माने या ना माने, तो सही है। लेकिन भारत में क्या होता है? विधि की शक्ति परिसीमित है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट सरकार है, यहाँ सीमित सरकार है। तो पहला वाला सही है। अगला क्या है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। बिल्कुल, अगर संविधान में कोई संशोधन होता है या संसद कोई ऐसा कानून बनाती है तो उसको चेकआउट, यानी कि उसका रिव्यू कौन कर सकती है? न्यायपालिका कर सकती है। ठीक है, तो ये भी सही है, जबकि अमेरिका में नहीं कर सकती। तो दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ सरकार क्या है? पहला ऑप्शन कि एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति के सुझाव दिया गया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ARC से है, तो पहला क्वेश्चन गलत। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्कृति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और ऐसे प्रधानमंत्री के प्रभार किया। नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री के नहीं, ऐसे कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट के अधीन रखा गया। तो दोनों गलत है। कौन सा सही है? तो ना तो एक सही है ना दोनों सही है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ये भी हमने आपको कराया जब मौलिक अधिकार देखेंगे कि भारत की निजता का है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी। अगर आपको पुट्टा स्वामी वाला केस होगा, याद होगा। ठीक है, पुट्टा स्वामी केस में किया गया था, तो किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। बहुत इजीली क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है
देखो जब आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें है जनप्रतिनिधि अधिनियम, और ये से एक क्वेश्चन हर बार आता है। एक बात याद रखना, हर बार जब प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो इससे क्वेश्चन मिलेगा जो टॉपिक मेंस में कलेक्ट किया गया। जब हम मेंस की क्लास देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। बिल्कुल है। जब आप वही पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट देखेंगे तो वो 3 जगह से नहीं, सिर्फ 2 जगह तक लड़ने देता है, ठीक है। व्यक्ति 2 जगह से लड़ सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया क्योंकि कानून है भारत में। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, ठीक है। फिर है कि वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? एक गलत हो गया, तो ये तो वैसे ही गलत, ये गलत, तीसरा गलत है, तो आंसर 2 सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 सही है, ठीक है। इस प्रकार से हमने पॉलिटिकल क्वेश्चन किया। अब अगला देखते हैं कि कितने क्वेश्चन और हैं, ठीक है। एक सेकेंड मोहनदास। तो पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए हैं, और हमने अभी तक देखा कि जो हमने आपको पढ़ाया है, आप चाहे तो उन लेक्चर को देखकर इन प्रश्नों की आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्वेश्चन एज इट आपके लेक्चर से मिले हुए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। और हम पढ़ रहे थे उसमें राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी ने अच्छे से पेपर दिया होगा है, और ईश्वर से कृपा करेंगे, दुआ करेंगे कि आप सफल हों। लेकिन एक बार आप इन क्वेश्चनों की वेरीफाई और हमारे लेक्चरों की वेरीफाई ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।